प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिस्ट्री पेपर का पढ़ रहे थे, जिसमें 2022 के अंदर एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2022 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2022 का क्वेश्चन हिस्ट्री का, जिसमें कि कुल मिला के 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कल। वो सिर्फ 15 ही क्वेश्चन नहीं था, आप लोग अगर काउंट कीजिएगा तो कम से कम वहाँ से 15 से 60 क्वेश्चन बना था। और क्वेश्चन को याद कराने की जिम्मेदारी हमारी थी, है ना। तो आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को, क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं आगे। कल 15 तक पढ़े थे, आज 16 से देख रहे हैं। आज जो भी क्लास हो रहा है ये शाम के 7 बजे हम YouTube पे अप टू डेट कर देंगे, तो आप वहाँ से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। कल वाला भी जो पढ़ाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, उसको हम लोग कल शाम में आप लोगों के YouTube के चैनल पे हम डाल दिए हैं, वहाँ से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और आज वाला जो पढ़ा रहे हैं इसको आज शाम में हम लोग 7 बजे, यानी कंटिन्यू जो क्लास लेंगे आप लोगों का वो शाम के 7 बजे अप टू डेट करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, काशी में किस संत का जन्म हुआ है? काशी में किस संत का जन्म हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, काशी में कबीरदास का जन्म हुआ है। काशी में किस संत का जन्म हुआ है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका क्या आंसर होगा? कबीरदास। और कबीरदास के ही इसी का एक पुस्तक लिखा हुआ है जिसका नाम है बीजक। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बीजक किसकी कृति है, तो ध्यान रखिएगा कबीरदास। और इस कबीरदास का जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है? काशी। काशी वर्तमान में क्या है? बनारस। ध्यान रखिएगा, इसी काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर भी है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें भगवान जो विष्णु को मानते थे, भगवान विष्णु को मानने वाले संत को कहते थे अलवार संत। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को मानने वाले संत को क्या कहते हैं? अलवार संत। और अलवार संतों की संख्या कितना हुआ करती थी? 12। और भगवान शिव को मानने वाले संत को क्या कहते हैं? नैनार। नैनार संतों की संख्या कितना? 63। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो था कि काशी में किस संत का जन्म हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है? काशी। और काशी वर्तमान समय में ये कौन सा शहर है? बनारस। बनारस गंगा नदी के किनारे। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि बनारस क्यों फेमस है। बनारस जो है क्यों फेमस है? तो एक तो पान और दुल्हन के लिए डैश डैश डैश, है ना। कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। और ये जो है अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और अजमेर किस शहर में है, किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। अजमेर किस राज्य के अंदर है? राजस्थान। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा आप लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर? अजमेर में। एक क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इसको भी याद रखिएगा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इसका दरगाह, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली के अंदर। दोनों ध्यान रखिएगा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास में 2 ऐसे शासक हुए जिनके शासनकाल में नवरत्न थे। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है मुगल काल। तो बताइए मुगल काल के किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो ध्यान रखिएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में, मुगल काल में, या मुगल काल नहीं है, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, मुगल काल। मुगल काल के दरबार में नवरत्न किसके दरबार में थे? मुगल काल के शासनकाल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ध्यान रखिएगा अकबर के शासनकाल में। और अकबर से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को बोला जाता है विक्रमादित्य भी। विक्रमादित्य, इसी को क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। सबसे पहले इसी के दरबार में नवरत्न थे। सबसे पहले किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या फिर विक्रमादित्य कहिए, इनके दरबार में नवरत्न थे। उसके बाद मुगल काल में किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, यहाँ पर ऑप्शन जो डाला था वो मुगल काल का डाला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। वैसे अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में नवरत्न सबसे पहली बार किनके दरबार में थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। इन्हीं के दरबार में पहली बार नवरत्न रखे थे। नवरत्न होता क्या है मेरे भाई, बताइए? नवरत्न होता है 9 अलग अलग चीज़ों में वो भी उनको विख्यात है, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। जैसे किसी को तलवारबाजी में, किसी को गीत संगीत में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, वैसे लोगों का अलग अलग लोगों का एक समूह था जिसे क्या कहते हैं? नवरत्न। तो पहली बार नवरत्न किसके दरबार में थे?
विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद मुगल काल के शासनकाल में किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, ध्यान रहेगा। और इसके बाद इसको भी याद रखिए, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुआ करते थे? कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में हुआ करते थे? कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान जो हुआ करते थे वो शिवाजी के शासनकाल में, ध्यान रहेगा। अष्टप्रधान किनके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। अष्टदिग्गज किनके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। नवरत्न पहली बार किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। और नवरत्न जो है मुगल शासक में किस शासक के दरबार में था? तो अकबर में। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मुगल काल से संबंधित था कि नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? अकबर। लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए पहली बार नवरत्न किसके दरबार में थे? पहली बार विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उसी को आप बोल सकते हैं विक्रमादित्य, इनके दरबार में पहली बार नवरत्न थे। अष्टदिग्गज किनके शासनकाल में? कृष्णदेव राय। अष्टप्रधान किनके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? क्वेश्चन है तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? 4 ऑप्शन है, कबीरदास, गुरु नानक, रैदास और मीराबाई। इस चारों में से ध्यान रखिएगा, तलवंडी में जो जन्म हुआ है किनका जन्म हुआ है? गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तलवंडी में। और कब हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, 1469 ईस्वी में हुआ है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? तलवंडी में। और ये तलवंडी जो है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, पंजाब में। तलवंडी कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। तलवंडी कहाँ पर है? पंजाब। और इसी पंजाब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तलवंडी में। तलवंडी किस राज्य के अंदर है? पंजाब के अंदर है। कब जन्म हुआ है गुरु नानक देव जी का? 1469 में। सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव जी। तो इस तरह से तलवंडी में किसका जन्म हुआ? सही आंसर क्या आ जाएगा? गुरु नानक देव जी। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें कबीरदास, तो कबीरदास का जन्म अभी हम लोग पीछे पढ़े, बताइए कमेंट बॉक्स में छापिए। कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है? ये छापिए कमेंट बॉक्स में। और कबीरदास का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का? बीजक। ध्यान रखिएगा, कबीरदास का एक प्रसिद्ध पुस्तक है एग्जाम में आता है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? बीजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रामानंद के शिष्य कौन थे? ध्यान रखिएगा, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीरदास, धन्ना और पीपा, इनमें से सभी। रामानंद के जो शिष्य थे ध्यान रखिएगा वो कौन थे? कबीरदास। कबीरदास के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है ये भी पीछे पूछा गया है। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ है। और कबीरदास का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? बीजक। ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और यही कबीरदास किनके शिष्य थे? रामानंद के। अगर आपसे पूछा जाए पीछे से भी क्वेश्चन कि कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन को देखना है दोनों तरफ से ध्यान रखना है। जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीरदास। हो सकता है कि 2023 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ दे कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तब आंसर क्या करेंगे हम लोग? रामानंद। क्लियर है? कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ है? काशी में। कबीरदास का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? बीजक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अकबर नामा पुस्तक के जो लेखक है वो अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर नामा जो है, अबुल फजल की बात करें हम लोग, अबुल फजल ये अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबार के दरबारी कवि, अकबर के दरबार में ये रहते थे। अकबर के दरबार में दरबारी कवि। ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? अकबर के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल। इसी अबुल फजल ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका क्या नाम है? अकबरनामा। अकबर की बात करें मुगल शासक के शासनकाल में, मुगल शासक में जितने भी शासक हुए उसमें सबसे लंबा समय तक शासन किसने किया था? अकबर ने। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और अकबर का शासनकाल मुगल काल में पूरे इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है। क्लियर है? इसी अकबर के शासनकाल में अपने भूमि को ये 3 भागों में विभाजित किया था। अपने भूमि को कितने भागों में? भूमि को बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में अपने भूमि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अकबर की बात करें, इसी अकबर के शासनकाल में मुगल काल के इतिहास में नवरत्न हुआ करते थे।
नवरत्न अभी पीछे पढ़ाए, नवरत्न किसके दरबार में हुआ करते थे? मुगल शासक की बात करें तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। अगर मुगल शासक की बात नहीं करें तो पहली बार अगर पूछा जाए तब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। वैसे ये जो क्वेश्चन था, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अबुल फजल। अबुल फजल किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? अकबर के। अबुल फजल किसके दरबारी हुआ करते थे? अकबर के। अकबर के दरबारी कवि थे। और ये अकबर का शासनकाल मुगल काल के इतिहास में सबसे लंबा रहा है। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। क्लियर है? और अकबर ने अपने साम्राज्य के अंदर भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 3 भागों में। ये भी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अकबर ने अपने समय में भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 3 वर्गों में। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में, सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में कराया गया? ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा भी कि बताइए सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है? सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है? अगर पूछा जाए सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है तो आंसर क्या करेंगे? मध्य प्रदेश। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। किस जिला में है? रायसेन जिला में। ध्यान रखिएगा, ये सांची का स्तूप, इसका जो निर्माण कराया है किसके द्वारा कराया गया है? ये भी ध्यान रखिएगा, सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया गया सम्राट अशोक के द्वारा। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? सम्राट अशोक के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी, मेरे भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सा? मध्य प्रदेश की राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वैसे ये जो क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में कराया गया? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रायसेन। और अगर पूछा जाए सांची का स्तूप किस राज्य के अंदर है तो मध्य प्रदेश। किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? सम्राट अशोक के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। मध्य प्रदेश की बात करें ना मेरे भाई, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये जो भोपाल सर, यहीं पर गुफा चित्रकारी के लिए है प्रसिद्ध। क्या बताइए कौन सी गुफा है? याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा, इसको भी याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा। ये गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतंबर एवं दिगंबर, इसका जो धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म। श्वेतंबर यानी श्वेत कपड़ा पहनता हो, दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहता हो, है ना? श्वेतंबर यानी श्वेत कपड़ा पहनता हो, दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहता हो। और इसका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। देखो जैन धर्म की बात करें ना हम लोग, तो भारत में जैन धर्म की शुरुआत किसने किया? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा, कुल तीर्थंकर हुए कितना? 24। अच्छा, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। अच्छा, महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया? जैन धर्म, है ना? क्वेश्चन पूछा गया श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतंबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से मेरे भाई? जैन धर्म से है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। संस्थापक तो कौन है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? महावीर स्वामी। ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में जितने भी हुए उसको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। उनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म के जितने भी प्रमुख हुए उसको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और तीर्थंकर, कभी एग्जाम में पूछा गया है तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। ये एग्जाम में पूछा गया तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म। तीर्थंकर कितने, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, इसमें कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन जो था श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक
कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन है? बाबर। और बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार। ध्यान रखना है। बाबर के द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पानखा चबूतरा घिरा, यही ना है मेरे भाई? मुगल शासक के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो पान से क्या आ जाएगा मेरे भाई? पानीपत। ख से क्या आ जाएगा? खनवा। चौ से क्या आ जाएगा? चंदेरी। और घो से क्या आ जाएगा? घाघरा का युद्ध। इसके पहले एक युद्ध लड़ा था जो भारत पे आक्रमण किया और भारत में एक नए वंश की स्थापना किया, जिसका क्या नाम पड़ा? मुगल वंश। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। खनवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529। बाबर की बात करें, बाबर ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। ध्यान रखिएगा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। क्लियर है? बाबर द्वारा प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन सा लड़ा गया? याद रखिएगा, पान खा चबूतरा घिरा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1500, खनवा का युद्ध 1527, चबूतरा चौ से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध 1528 और घिरा से हो जाएगा घाघरा का युद्ध 1529। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 1526 से लेकर 1530 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बाबर यानी कि मुगल काल से ही संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखिएगा, भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर। अभी जिसके बारे में पीछे पढ़े, बाबर ने भारत में 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था, है ना। और भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर। और भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हम्फी किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? हम्फी किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा ऑप्शन है बहमनी और चौथा ऑप्शन क्या है? विजयनगर साम्राज्य। तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम्फी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्फी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम्फी। अगर विजयनगर की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। और किसके द्वारा किया गया? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम्फी। और ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये किस राज्य के अंदर? तो याद रखिएगा, कर्नाटक। किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक। और कर्नाटक का अभी वर्तमान समय में नवीनतम जिला बनाया गया है विजयनगर को। कर्नाटक का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर। कर्नाटक जो है इसी कर्नाटक के अंदर है हम्फी। हम्फी कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे? बताइए, ये याद रखिएगा, किस? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है विजयनगर साम्राज्य? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में पीछे पढ़े और अगला क्वेश्चन भी किया गया, विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया? अभी तुरंत पीछे पढ़े, 1336 में। किसके द्वारा किया गया? हरिहर एवं बुक्का। ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हम्पी। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये किस राज्य के अंदर है वर्तमान समय में? ये भी याद रखिए, कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे नवीनतम जिला बनाया गया है विजयनगर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, हम्पी से भी संबंधित है। हम्पी, अगला क्वेश्चन जो है हम्पी से ही संबंधित है। हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित
किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हम्पी को विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया 1986 में। कब घोषित किया गया है? 1986 में। यूनेस्को की बात करें मेरे भाई, यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बता दीजिए? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस। और हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग विजयनगर से ही पढ़ रहे हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 में है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक। तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे, उस मंत्री के समूह को क्या कहते हैं? इस कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिए। कृष्णदेव राय के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे, उस मंत्री परिषद को किस नाम से जानते थे? कमेंट बॉक्स में छापिए। इसी वीडियो के अंदर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप छापिए, कृष्णदेव राय के ही दरबार में जो मंत्री परिषद होते थे उसको किस नाम से जानते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? कृष्णदेव। विजयनगर के बारे में पीछे पढ़ाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती है? हम्पी। और ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर है। ये क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री परिषद जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ध्यान रखिएगा, ये जो जजिया कर हटाया था वो अकबर के द्वारा हटाया गया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर ने जजिया कर हिंदुओं पर से हटाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ध्यान रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी को पराजित किया बाबर ने। और इसी युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध को ही जीतकर भारत में नए वंश की स्थापना किया बाबर ने। वो कौन सा वंश? मुगल वंश। क्लियर है? क्वेश्चन जो पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। लेकिन पानीपत का कितना युद्ध हुआ है? 3 युद्ध हुआ, याद रखिएगा। 1526 में हुआ पहला, 1556 में हुआ दूसरा, और 1761 में हुआ है तीसरा। क्लियर है? पानीपत का कितना युद्ध हुआ है? 3। पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, तीसरा 1761 में हुआ। पानीपत, ये बताइए पानीपत वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? पानीपत वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के अंदर है। पानीपत किस राज्य के अंदर है? हरियाणा। पानीपत जो है किस राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर है। पानीपत की कितनी युद्ध हुआ है? 3, 1526, 1556 और 1761। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ वो किसके किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाबर ने भारत में एक नए वंश की स्थापना किया जिसका क्या नाम है? मुगल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? मेरे भाई ध्यान से सुनिए, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो सबसे पहले जानिए, ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। मेरे भाई आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी। आगरा को क्या कहा जाता है? पेठा नगरी। इसको भी ध्यान रखिएगा, आगरा को कहा जाता है पेठा नगरी। ताजमहल किस नदी के किनारे है मेरे भाई? यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? ताजमहल का जो निर्माण कराया है, ताजमहल का निर्माण कराया है शाहजहां ने। किसने याद कराया है? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? शाहजहां। मेरे भाई ये जो ताजमहल है, बताइए ताजमहल किनकी याद में शाहजहां ने बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज के याद में क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। कहाँ पर? आगरा में। और आगरा किस राज्य के अंदर है?
यूपी। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना। देखो यमुना नदी के किनारे कुछ शहर का नाम बता देते, ये पूछता है परीक्षा में। यमुना नदी के किनारे कुछ शहर का नाम बता देते। पहला नाम याद रखिएगा नई दिल्ली, हाँ नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। दूसरा याद रखिएगा मथुरा, दूसरा क्या याद रखिएगा? मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना। और तीसरा नाम याद रखिएगा यही आगरा, क्या याद रखिएगा? आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। यमुना नदी आके गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? तो याद रखिएगा कहाँ पर मिलती है? प्रयाग। कहाँ पर मिलती है? प्रयाग। ये प्रयाग में गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है। गंगा और यमुना दोनों के मिलन कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। प्रयागराज वर्तमान समय में इलाहाबाद, जानिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज। क्लियर? ये जो क्वेश्चन था कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। ताजमहल किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया अपनी पत्नी मुमताज के याद में। ताजमहल जो ये आगरा के अंदर, आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये ताजमहल आगरा में, आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। नई दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी का मिलन गंगा नदी से कहाँ पर होती है? प्रयाग में यानी इलाहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन? तो ध्यान रखिएगा हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। और ये जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की चचेरी बहन थी। और इसी की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा लिखा है, हुमायूं की जीवनी। हुमायूं की जीवनी किसने लिखा है? हुमायूं नामा के नाम से लिखा है। किसने? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की जीवनी, हुमायूं की जीवनी, हुमायूं की जीवनी किस पुस्तक में लिखा गया है? हुमायूं नामा में। और किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। और हुमायूं नामा में लिखा क्या गया है? हुमायूं नामा में हुमायूं की जीवनी लिखा गया। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की चचेरी बहन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया? तो ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर। ध्यान रखिएगा इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी। जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया, यानी गुजरात को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया, उसी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ध्यान रखिएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने कराया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर कराया गया है? फतेहपुर सीकरी में। किस खुशी में कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। वैसे ये जो क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया? किसने बनाया था? अकबर ने। ध्यान रखिएगा। और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया। क्यों कराया? क्योंकि गुजरात विजय को जीता था। इसी जीत की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। और बंगाल का जो विभाजन किया था किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ये भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। और बंगाल का विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य वो क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दे, है ना। क्यों किया था बंगाल का विभाजन? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि आप बंगाल का विभाजन क्यों किए, तो उन्होंने जो बताया कि इतने बड़े एरिया में हमको शासन करने में दिक्कत होता है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिए। ये वास्तविकता नहीं था। वो चाहते थे हिंदू मुसलमान आपस में क्या हो जाए? लड़ जाए, और उसका लाभ किसको मिले? अंग्रेज को, लॉर्ड कर्जन को मिले। इसी वजह से बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1905 ईस्वी में किया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। अच्छा, बंगाल का विभाजन को रद्द कब किया गया ये भी बता दीजिए। रद्द किया गया, कब किया गया रद्द? ध्यान रखिएगा 1911 में रद्द करने की घोषणा किया गया, 1911 में। ध्यान रखिएगा बंगाल के विभाजन के विरोध में भारत में एक आंदोलन हुआ था जिसका क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, ये भी ध्यान रखिएगा। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। इसी का एक और नाम है
बहिष्कार आंदोलन। इसी का एक और नाम है क्या? बहिष्कार आंदोलन। और इसी का एक और नाम है क्या बताइए? इसी का एक और नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ये तीनों एक ही है। और ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में ही। ये कब हुआ था? 1905। और ये तीनों जो आंदोलन किया गया था किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। हुआ ये था कि बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में कोलकाता के लोगों ने वहाँ पर जाके विदेशी वस्तुओं को जला दिया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया था। इसीलिए इसका क्या नाम हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन किया गया, इसलिए इसका क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन। ये कब हुआ? 1905 ईस्वी को। क्लियर है? कब हुआ? 1905। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 1905 ईस्वी। आपको पूछा जाए बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। इसी का दूसरा नाम है बहिष्कार आंदोलन। कब हुआ? 1905 में। इसी का स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल का विभाजन को किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? यानी कि रॉलेट एक्ट कब आया? तो ध्यान रखिएगा 1919 ईस्वी में। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? काला कानून। काला कानून इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के बिना अपराध किए, बिना जुर्म किए, बिना किसी अपराध किए, बिना कुछ किए आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काला कानून। ये कब भारत में आया था? 1919 में। इसी का दूसरा नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। और इसी में दो क्रांतिकारी नेता, याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को भारत के क्रांतिकारी युवा नेताओं ने मिलकर एक आम सभा आयोजित की गई थी। और ये जो आम सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था? जलियांवाला बाग में। और अंग्रेज़ों को ये लगा कि हमारे खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए जलियांवाला बाग के अंदर जाके घुसा और चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थे लोगों पर क्या किया? गोलियां चला दिया। इसी का क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसी का दूसरा नाम है खूनी रविवार के भी नाम से इसको जानते हैं। और संजोग से इस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 का। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट 1919। इसी का दूसरा नाम क्या है? काला कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18। इसके साथ हम लोग जान लेते हैं वेदों की संख्या कितनी है। वेदांग कितना है मेरे भाई? 6। वेदांग कितना है? 6। उपनिषद कितना है? 108। क्वेश्चन तो पूछा आपसे पुराणों की संख्या, और इसके साथ हम लोग पढ़ लिए वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आश्रमों का उल्लेख किया गया है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार की आश्रमों का उल्लेख किया गया? तो ध्यान रखिएगा, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया? तो आंसर कीजिएगा 4। कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था में उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार के। अब ये भी जान लीजिए ये 4 प्रकार कौन कौन है। पहला तो है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा वानप्रस्थ जीवन, और चौथा क्या है? संन्यास जीवन। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार का। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्लियर है? हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? महाभारत की रचना किस भाषा में? इसका जो सही आंसर होगा वो संस्कृत होगा। महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत। अब ये भी जानिए कि महाभारत की रचना किसने किया है? महाभारत के लेखक, ध्यान रखिएगा, लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ध्यान रखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। मेरे भाई महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी। किस जगह पर महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, किस स्थान पे? तो ये भी याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र। कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। मेरे भाई महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है?
हरियाणा के अंदर महाभारत की रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास में। किस लैंग्वेज में किया है? संस्कृत में। और इसके साथ जानिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। विश्व में कितने महाकाव्य हैं? ये भी जानिए, विश्व में कितने महाकाव्य हैं? कितने महाकाव्य? महाकाव्य तो ध्यान रखिएगा, विश्व में 2 महाकाव्य है। एक तो महाभारत, दूसरा रामायण। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है? रामायण। अच्छा, रामायण के लेखक कौन है ये भी बता दीजिए। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ध्यान रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये जो क्वेश्चन था, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत भाषा में। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला? महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र किस राज्य के अंदर है? हरियाणा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। विश्व में कितने महाकाव्य हैं? 2। एक तो महाभारत, दूसरा रामायण। क्लियर है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे, है ना मेरे भाई। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं इन सभी इसी से क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे और टेस्ट होने वाला है। और उस टेस्ट का आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, उसी से टेस्ट में क्वेश्चन हम डालेंगे। आप लोग मेहनत करके तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे, इसके आगे क्वेश्चन। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं।